सो हेलो अमेजिंग पीपल, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ब्रेक डाउन दिखाने वाला हूं अपने एक बनाए हुए आर्टवर्क का, जिसको मैंने एक आर्ट गैलरी के लिए बनाया था जो कि फ्रांस में होने वाला था। बट कुछ रीजंस की वजह से मेरा आर्टवर्क सबमिट नहीं हो पाया, तो ये चीज़ का दुख मुझे भी है, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन बताने वाला हूं कि मैंने किन प्रोसेसेस से गुजर के इस आर्टवर्क को बनाया है। ये आर्टवर्क मैंने 3D और 2D दोनों को कंबाइन करके बनाया है। तो जो 3D वाली आर्टिस्ट है और जो 2D वाली आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं सीधा इस वीडियो को यहाँ से शुरू करता हूँ। सो अब जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले मैंने इस आर्टवर्क के लिए थोड़ा सा सिंपल सा लेआउट बना के रखा हुआ है। अब मैं जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आप लोगों को एक एक करके चीज़ें पता चलती जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, 3D और 2D को मिक्स करके क्यों बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में सबसे पहले मेन की कॉन्सेप्ट्स क्या थे, पहले मैं आप लोगों को उन चीज़ों को बताता हूँ। देखो, ये आर्टवर्क डिजिटल आर्ट होने वाला है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये था, मतलब इस आर्ट गैलरी में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज थे, तो मैंने इसमें से डिजिटल आर्ट वाला जो कैटेगरी था उसको पिक किया। उसके बाद मैं ये सोचा सबसे पहले कि मेरा जो आर्टवर्क मैं बनाने वाला हूँ इस गैलरी के लिए उसको बहुत सारे लोग देखेंगे। शायद ये भी हो सकता है कि मैं इंडिया से अकेला हूँ जो इस आर्ट गैलरी में पार्टिसिपेट किया हूँ, क्योंकि ये जो आर्ट गैलरी था ये जो इनके जो ज्यूरी मेंबर्स थे उन्होंने कुछ ही सेलेक्टेड मेंबर्स को मेल भेजा था, उनमें से एक नाम मेरा भी था। तो उस बात की मुझे खुशी है। तो मैं बस ये चाहता था कि अगर मेरा आर्टवर्क वहाँ जा रहा है तो मैं कुछ एक ऐसा आर्टवर्क बनाऊं जिसको देख के लोग इंस्पायर हो पाए, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो पाए। तो मैं इस टाइप का एक आर्टवर्क बनाना चाह रहा था। तो उसके लिए मैं मतलब कुछ रफ स्केच पहले मैंने बना के रखे हुए थे। थोड़ा सा मैं आपको थीम बता दे रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा है, उसका एक ड्रीम है, उसकी एक ड्रीम बाइक है सामने, उसके सामने, और वो चाह रहा है कि मैं इस ड्रीम बाइक को इन फ्यूचर ओन करूं, ठीक है। तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, जिसके लिए मैंने अपने पेन और पेपर में थोड़ा सा रफ वर्क किया हुआ था। तो वो चीज़ मैं अभी यहाँ पर तो दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कचरा पचर है। बट जो 3D और जो 2D वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों इस चीज़ को यहाँ पर रखा और मैंने कैसे कैसे इस आर्टवर्क को बनाया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिंपल से यहाँ पर सीन सेटअप कर लिया था 3D में। उसके बाद मैं एक 3D मॉडल्स की वेबसाइट पे गया, वहाँ से ये बाइक को मैंने डाउनलोड किया। स्केचफैब पे मैं गया था, वहाँ से इस बाइक का 3D मॉडल मुझे मिल गया। अब मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम था क्योंकि ये मेल मुझे बहुत पहले आया हुआ था। मैं बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोर्सेज़ बना रहा हूँ, तो उन चीज़ों में मैं बिज़ी था। फिर अचानक से एक दिन मेरे में जब इनका रिमाइंडर वाला जब मेल आया कि भाई इतने दिन बचे हुए हैं, आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना, तब मैंने जाके इनका मेल देखा। फिर मेरे पास दिन कम बचे हुए थे, मतलब 3-4 दिन ही बचा था लास्ट एंट्री, मतलब लास्ट जब इनका कंपटीशन की क्लोजिंग डेट एकदम नज़दीक थी उसके 3 दिन पहले मैंने इस आर्टवर्क को बनाना स्टार्ट किया। तो मैं ये चाहता था कि एक अच्छा आर्टवर्क जाए मेरे साइड से और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े मेरे को। तो इसलिए मैं यहाँ पर 3D की तरफ थोड़ा सा मूव हुआ और इस बाइक को मैंने सिंपली डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इस बाइक को एक जगह पे प्लेस किया और यहाँ पर जो स्ट्रगलिंग वाला फेज़ था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहले ये था कि ये देखो, ये जो कार है ना, ये कार ऐसे है, ठीक है। जो लड़का है वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है और कार को ऐसे देख रहा है, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो मेरे दिमाग में पहले ऐसा था कि वो कार को देख रहा है, बट
थोड़े टाइम बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो ओवरऑल जो सीन है, जो डेप्थ है, वो कैप्चर नहीं हो पा रही इस पर्टिकुलर एंगल से। उसको मैंने बाद में चेंज किया और फिर बॉय को यहाँ से हटा करके मैंने यहाँ पास रखा। ठीक है, बॉय का भी मेरे पास 3D मॉडल था तो मैंने उसको यहाँ पास प्लेस करके ट्राई किया, तो यहाँ पास बॉय अच्छे से प्लेस हो गया। ठीक है, अब बाइक को मैंने यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स को ऐड किया बाइक के ऊपर। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत लाइटिंग्स को, जैसे मेरी बाइक है, अभी के लिए इस कार को बाइक मानो, फिर मैं लाइट्स को इधर उधर प्लेस करके देखा कि कौन सा हमारे सीन के लिए सबसे बेस्ट निकल करके आ रहा है, क्योंकि मैं अर्ली स्टेजेस पे ही लाइट्स को बैलेंस करना चाहता था ओवरऑल कंपोजिशन में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बाइक को वहाँ पर रखा कि अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर मैं रखने वाला था। ठीक है, पहले मेरा आइडिया था कि मैं यहाँ से वो बच्चा इस बाइक को देख पाए, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ते जा रही थी। अब जैसे कि ये देख सकते हो, फिर मैंने क्या किया, अब ये जो बाइक है, सपोज करो ये जो बाइक है, इसके सामने ऐसे एक कांच लगी हुई है, ग्लास के इधर इस तरफ दीवार है, यानी कि उस शॉप का जो भी बोलो क्या बोलते हैं, शटर है या फिर शॉप की दीवार है, वो है दोनों तरफ। बच्चा कांच से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपली ब्लेंडर का टेक्सचर नोड की मदद से एक सिंपल सा यहाँ पर नोड सेटअप बना के रखा था। ट्रांसपेरेंट BSDF को मैंने मिक्स शेडर के साथ मिक्स किया। उसके बाद मटेरियल आउटपुट से मैंने उसको लिंक कर दिया सरफेस वाले कॉलम के साथ। फिर प्रिंसिपल BSDF को मैंने सेकंड शेड पे रखा, फिर दोनों को साथ में मिक्स करके ये एक ग्लास मेरा बन गया। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगा, ताकि आप सिंपली इसको स्क्रीनशॉट करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इस ग्लास शेड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ग्लास वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला प्रॉब्लम ये था कि जो बॉय है उसको मैं 3D में इंपोर्ट करूँ या फिर मैं उसको बाद में अलग से ड्राइंग करके बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, पहले मेरे को एक सिंपल सा कंपोजिशन निकालना था कि हमारा ओवरऑल लुक लग कैसा रहा है। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था। लाइट्स वगैरह सब चीज़ ऐड करने के बाद इसमें मैंने 4 से 5 लाइट्स को ऐड किया है, जैसा कि आप देख सकते हो, ताकि मैं ये चाहता था कि मेरे को बाद में किसी भी तरीके का बाइक में कोई सा भी डिटेल्स ऐड ना करना पड़े। ठीक है, और इसके लिए मैंने जब मैं इसको 3D में बना रहा था तब मैंने 2 ही कलर पिक किया था, एक ब्लू और एक ऑरेंज। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था इन दोनों कलर्स को। अब इसमें मैं एक रूल्स अप्लाई करना चाहता था 50-30-20। 50% मेन लाइट जो होने वाली थी वो ब्लू लाइट होने वाली थी, 30% मैं रखने वाला था ऑरेंज को। बाद में जो 20% था उसको मैं जब इस पूरे के पूरे आर्टवर्क को 2D में रेंडर करूँगा तब मैं जो 20% वाली लाइट थी उसको वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। इनिशियली मैंने 20% लाइट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, कौन से कलर की लाइट इस सीन में ऐड होने वाली है। अब जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था उतना ही टाइम ही लेते जा रहा था। अब देखो, तो यहाँ पर फिर मैं अलग अलग एंगल्स से लाइट्स को मैच कर रहा था कि जो लाइट्स है, पहले क्या हो रहा था, ये जो हमारा जो बाइक रखा हुआ था, ग्लास आ गया था सामने में, तो लाइट्स इससे पास नहीं हो पा रही थी। तो मैंने लाइट्स को पास कराने के लिए यहाँ पर जो हमारा रेंडर सेटिंग में ब्लूम वाला ऑप्शन रहता है उसको ऑन किया, तब जाके ओवरऑल सीन में थोड़ा सा शाइनीनेस आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और हाँ, जब भी आप ग्लास शेडर लगाओ अपने किसी भी 3D आर्टवर्क में, तो याद रखना यहाँ पर कुछ रेंडर सेटिंग्स होती हैं जिसमें हम लोग ओपेसिटी को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। और हाँ, जब भी आप लोग ग्लास टाइप का कोई सा भी शेड को अपने सीन में लगाओ, तब आपका जो सीन है वो एकदम ऐसा लगेगा कि ये एक दीवार ही है, मतलब लाइट पास नहीं होगी। लाइट को पास कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास एक शेड मोड में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पास जो शेडो मोड रहता है, हाँ, शेडो मोड को आपको अल्फ़ा ब्लेंड रखना पड़ेगा। ब्लेंडिंग मोड को
अल्फ़ा ब्लेंड, और उसके नीचे जो शेडो मोड है उसको आपको ओपेक रखना पड़ेगा, और उसके नीचे जो आपका स्लाइडर है उसको आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि आपको कितना % चाहिए लाइट आर पार। ठीक है, अब जैसे ही ये ग्लास वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, उसके बाद मैं लाइट्स को इधर उधर करके देखा, फिर ये एक रेंडर मैंने निकाल करके देखा, लेकिन फिर मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर कैरेक्टर यहाँ पर खड़ा रहेगा तो सीन में वो डेप्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बाद में कैमरे को चेंज किया। अब इसमें एक ट्रिक भी है, आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना जनरली, यहाँ से इससे समझो, अब हम लोग क्या करते हैं जनरली, इस चीज़ से समझो। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा कैमरा है, ये मेरा कैमरा है, इसमें आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा पता नहीं मेरा, ये जैसे मेरा कैमरा है, ठीक है, ये वाला कैमरा है। तो मैं क्या करूँगा, बार बार कैमरे को ऐसे पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज ना करके मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक ऐसा नॉर्मल सा एम्प्टी वाला ऑब्जेक्ट लगा दूँगा और फिर अपने कैमरे को यहाँ पर रख दूँगा और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट से अपने कैमरे को लिंक कर दूंगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब मैं इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा थोड़ा सा भी, तो ये कैमरा अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है किसी कैमरे को मेंटेन करने के लिए। मतलब अगर मेरे को कैमरे को 360 डिग्री घुमाना है, ठीक है, तो बार बार मैं कैमरे को पकड़ूंगा, फिर उसमें रोटेशन की मदद से कैमरे को चेंज करूँगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट नहीं दे पाता। ये एक सिंपल सा ट्रिक था जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर ये ट्रिक, इससे मतलब बहुत सारे ट्रिक हैं ऐसे कैमरे के रिगार्डिंग, तो मैं किसी अलग वीडियो में उसके ऊपर और अच्छे से बात करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाले ट्रिक को यूज़ किया है, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ बस कैमरे को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देखता हूँ कि कैसा लग रहा है फाइनल आउटपुट बाद में। उसके बाद मैं एक 3D कैरेक्टर को डाउनलोड करता हूँ स्केचफैब से। इस कैरेक्टर का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको भी डाउनलोड करना है ये वाला कैरेक्टर, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करो और इसका जो क्रिएटर है उसको एक लाइक दो, ठीक है, क्योंकि उसने हम सब का हेल्प कर रहे हैं वो क्रिएटर। क्योंकि अगर हम इस मॉडल को खुद से बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इस कैरेक्टर को डाउनलोड किया और miximo.com में जाके मैं इसको रिग कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए सिंपली करना कि आपको यहाँ पर जाना है, अपना 3D कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है और उसमें कुछ शेप्स लगाने हैं, चिन वगैरह में, उसके हाथ एल्बोज वगैरह में, और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका कैरेक्टर यहाँ पर एनिमेट होके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर सुंदर सा मेरा कैरेक्टर एनिमेट हो गया है। बट कुछ रीजंस के वजह से ये कैरेक्टर एनिमेट होने के बाद डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मेरे को एक प्रॉपर एक पोज में ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा था और मैं इसको खुद से बनाना नहीं चाह रहा था, मेहनत नहीं करना चाह रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्टकट लिया कि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और इसके बाद मैं इसके ऊपर पेंट कर दूंगा जब मैं इसको 2D सॉफ्टवेयर में जाके रेंडर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब असली काम यहाँ से चालू होता है। फिर जो ये वाला जो पोज था कैमरे का, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, साइड से देख रहा था। तो मैंने क्या किया, कैमरे को इसके सामने रख दिया और फिर जो बॉय था उसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ये चीज़ें अब दिख कैसी रही हैं। और अब मैं यहाँ पर से चीज़ों को रेंडर करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बॉय को कलर कर देता हूँ कि ये इसका जो शर्ट है, जो पैंट है, वो कौन से कलर का रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं शर्ट को रेड कलर कर दूंगा, क्योंकि ये कलर मेरी बुक के, मेरा जो एनिमेशन जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो मेरा मेन कैरेक्टर है उसका कलर भी ऐसा ही है। तो मैं इस कैरेक्टर को वही कलर देने वाला हूँ, रेड और ब्लू का, ठीक है। पीछे आप देख सकते हो वो मेरी बुक रखी हुई वापस, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड वाइड में लगा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हो कि ये कैसे कैरेक्टर है। और अभी दिवाली टाइम में बुक डिस्काउंट में भी चल रही है, तो जिसको चाहिए होगा वो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलर करना स्टार्ट कर दिया हूँ और
यहाँ पर हमारा बॉय का जो सिंपल सा ओवरऑल जो लुक था वो निकल करके आ चुका है। अब देखो, मैंने जो बाइक को 3D में रेंडर किया उसका फ़ायदा क्या था कि अब मेरे को बाइक में किसी भी तरीके का डिटेल्स ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को पहले ही 3D में कर लिया और अच्छे क्वालिटी में एक्सपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बॉय को कलर करना स्टार्ट कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए साइड साइड में कुछ चीज़ों को ऐड कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर से मैं जो बाइक के ऊपर का जो बॉक्स था उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ। इस चीज़ में लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आर्टवर्क कैसा होने वाला है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि रफ स्केच तो मैंने बनाया था लेकिन चीज़ों को उस टाइम पे प्रॉपर प्लान नहीं किया था। और अब ये आर्टवर्क ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को एक छोटा सा प्रिंसिपल जो मैंने अपनी उस बुक में भी बताया था आप लोगों को, वो ट्रिक का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला। मैं कलर को 50-30-20 इस रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। इस पूरे ड्राइंग में 50% जो कलर होने वाला है वो ऑरेंज होने वाला है, 30% कलर ब्लू रहेगा और बाद का जो 20% जो कलर रहने वाला है वो ग्रीन कलर रहने वाला है। ठीक है, और अब ये आर्टवर्क पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इधर मैंने कुछ बॉक्सेस को रखा है, उसके ठीक राइट साइड पे मैंने यहाँ पर कुछ डस्टबिन और कुछ बोरियों वाले बैग्स को रखा हुआ है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो जाए। जब भी मेरा जो व्यूअर है इस डिज़ाइन को देखे तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस तरफ बहुत ही कुछ भारी चीज़ है और इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पूरे आर्टवर्क को प्रॉपरली मेरे को बैलेंस करके चलना था, इसीलिए मैंने लेफ़्ट तरफ बॉक्सेस को रखा है, राइट तरफ थोड़े बहुत कूड़े कबाड़ को रखा हुआ है ना। और दरवाजे के ऊपर मैं बाद में ओपन हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बहुत थोड़ी देर में ऐड कर रहा था, तो उसका तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो मैं आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। पर ओवरऑल फाइनल लुक ये है जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस आर्ट वर्क को मैं फाइनली सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि जो ट्रांजैक्शन था उसमें कुछ इशू आ गया, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने मिला तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, कि चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कम से कम जो मेरी ऑडियंस है जो इस पेज को प्यार करती है वो लोग कम से कम इस आर्टवर्क को देखें और अपना फीडबैक मुझे बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाके मुझे पर्सनली भी मेरे से अगर कोई सा भी चीज़ के बारे में पूछना है तो वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। लिंक्डइन का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और अभी के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।